देखिए, संधारित्र का चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसमें जो लास्ट टॉपिक था वो था वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग आपको बता दिया गया था, कैसे ये काम करता है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है ना, उसके जो दोनों सिद्धांत हैं वो दोनों सिद्धांत आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल तो एक आध दो आपने भेजा है और तो भी किसी ने भेजा नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूं जो आपने भेजा है, बहुत आसान से हैं। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है। कितनी दूरी है? 1 सेंटीमीटर। तो बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो आप इसको जान सकते हैं। 1 सेंटीमीटर है तो मीटर बना लीजिएगा, तो ये 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दी गई है, A = 0.01 स्क्वायर मीटर। ये प्लेटों का क्षेत्रफल है। समांतर प्लेट संधारित्र है, इसे 150 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया गया है। इसको आवेशित किया गया है कितने विभवांतर से? 150 वोल्ट विभवांतर है। वोल्टेज का मान कितना है? 150 वोल्ट। 150 वोल्ट विभवांतर से इसको आवेशित किया गया है। अच्छा, अब कह रहा है कि आवेशन बैटरी आपने क्या किया, जब आपने वोल्टेज दिया उसको, ठीक है, तो बैटरी लगाया होगा आपने, उसी के माध्यम से तो आपने वोल्टेज दिया होगा। फिर आपने क्या किया कि बैटरी को हटा लिया। बैटरी को हटाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच में 7 परावैद्युतांक का एक गुटका रख दिया जाता है। 7 परावैद्युतांक का मतलब एक गुटका है, ठीक है, उसका परावैद्युतांक कितना है? 7 है। उसको रख दिया गया। तो माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक है ना, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है प्लेटों के बीच में, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, प्लेट क्षेत्रफल से कोई मतलब हमको नहीं है, हमको प्लेटों के बीच केवल वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर क्या? V/D। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं कि विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो आप यहां पर V की वैल्यू रख देंगे जो विभवांतर है, और दूरी रख देंगे प्लेटों के बीच की, तो वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। बस यहां पर ध्यान देना यह है कि विभवांतर जो आपने दिया था 150 वोल्ट का, वो तो दिया था, बैटरी को आपने हटा लिया। तो आपको बताया गया था कि बैटरी हटा लेने के बाद कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर बैटरी को आपने हटा लिया और 7 परावैद्युतांक का माध्यम उसमें रखा हुआ है, ठीक है ना, बैटरी को हटा लिया तो विभवांतर आपका मेंटेन नहीं रह पाता। ठीक है, आवेश तो आपने जो दे दिया, संधारित्र की प्लेटों को जो आपने आवेश दे दिया, वो बैटरी लगे रहने पर भी उतना रहेगा और बैटरी हटा लेने पर भी उतना आवेश बना रहेगा, उस पर आवेशों का क्षय नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी संधारित्र को आवेश दिया और बैटरी लगी हुई है, तब तो विभवांतर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तब तो जो आपने विभवांतर दिया हुआ है वो मेंटेन रहेगा प्लेटों के बीच। लेकिन अगर आपने हटा लिया तो वो विभवांतर जो है वो गिर जाता है। कितना हो जाता है? आपको बताया गया था, वोल्टेज जो है विभवांतर आपका V/K हो जाता है। आप याद करेंगे तो बैटरी लगी रहने पर विभवांतर V था, बैटरी हटा लेने पर V/K हो जाता है, जहां K जो है वह उस माध्यम का परावैद्युतांक है जो रखा गया है प्लेटों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो V आपका है वो 150 वोल्ट जो दिया गया था, वो 150 वोल्ट ना होकर के 150/7 हो जाएगा। बस इतना ही इक्वल करना है। और बटे जो दूरी आपकी है D, वो दी गई है 10⁻² मीटर हो जाएगी।
या इसको ऊपर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 15/7 होगा, और ये आपका चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा ये आपने भाग दिया इसमें ना, तो इसमें गुणा कर दीजिएगा इसका, तो 10⁻−2 नीचे रहेगा और ये 150 मान लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 15/7 × 10⁻3 + 3 हो जाएगा। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक पूछा गया है, एक 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चालक गोले को, ठीक है, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है। चालक है मतलब कि आवेश आपने दिया है तो उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान हो गया है। अचालक गोले को अगर आप आवेश देंगे तो उसके पूरे आयतन में, पूरे अंदर से लेकर बाहर तक पूरा वितरित रहेगा वो। और अगर चालक गोला है तो आवेश दिया जाएगा तो कहां चला जाएगा, वो सरफेस पे आ जाएगा, सतह पे आ जाएगा, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चालक गोले को 8 × 10⁻6 कूलाम आवेश दिया जाता है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा बताइए, ठीक है ना। एक 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चालक गोले को 8 × 10⁻6 कूलाम आवेश दिया जाता है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा बताइए, ठीक है ना। तो जो त्रिज्या है चालक गोले की वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या अगर 18 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, 18 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लीजिएगा तो 0.18 मीटर। चालक गोले की त्रिज्या हो जाएगी 0.18 मीटर। इसको आवेश दिया गया Q बराबर, जो आवेश दिया गया वो है 8 × 10⁻6 कूलाम। कितना आवेश आपने दिया, 8 × 10⁻6 कूलाम, इतना आपने आवेश दिया। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा बताइए, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, स्थितिज ऊर्जा यहां पे निकालनी है, ठीक है। और क्यों दिया हुआ केवल, तो आवेश के टर्म में, आवेश के पद में, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पहले से पता है, U = होता है 1/2 Q²/C, 1/2 Q²/C, यही तो होता है ना। तो इतना है, Q की वैल्यू तो दी गई है, Q दिया गया है, C नहीं दिया गया है। जब तक C नहीं निकलेगा तब तक उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित स्थितिज ऊर्जा आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है यहां तक। अब C निकाल लीजिए, तो C निकालना तो बहुत आसान है। आपका ये गोली चालक दिया ही गया है ना, त्रिज्या उसकी दी गई है, तो इस चालक की धारिता कैसे निकलेगी। किसी भी गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता है C = 4πε0 × R या A, जो भी माने आप त्रिज्या, 4πε0 R, ठीक है। ये क्या होता है, धारिता होती है। ये किसी भी गोली चालक की धारिता, भी पढ़ा है आपने इसको, 4πε0 R। 4π, इसकी वैल्यू कितनी होगी आप जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। तो अब 4πε0 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, ला दीजिए, तो 4πε0 = 1/9 × 10⁻9। तो C की वैल्यू हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/9 × 10⁻9 इंटू R त्रिज्या दी गई है 0.18। 9 से डिवाइड करेंगे इसको आप, 0.02 आ जाएगा, गुणे ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। इसको आप मान सकते हैं इस तरह से 2 × 10⁻⁻, क्या हो जाएगा 11, है ना। ऐसे मान सकते हैं, दशमलव को दाईं ओर ले जाना है तो यहां पर घट जाएगा, तो 2 × 10⁻11 हो जाएगा। क्या निकल गया, ये धारिता। अब धारिता निकल गई आपको, C की वैल्यू निकल गई, Q की वैल्यू तो पहले दी गई है, कुछ करना नहीं इसमें,
अब आप इस सूत्र में रख करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको निकाल लीजिएगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका तो गुणा भाग आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। जो निकालना है उसको आप चेक करिए, जो हमको निकालना है, जो पूछ रहा है, क्या उसके सारे टर्म्स आपके पास हैं। अगर नहीं है तो देखिए कि कौन सा नहीं है और वो कैसे मिल सकता है। जो दिया गया है उसी की सहायता से तो वो मिलेगा, जो नहीं आपको मालूम है वो जो दिया गया है उसी की सहायता से प्राप्त होगा। तो आप उसको ज्ञात करके रख दीजिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है, घन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए फिलहाल। देखिए एक घन है, ठीक है, ये क्या है, एक घन है, एक घन है, ठीक है। नाम रख दीजिए इसका ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एक घन है और इसकी ये भुजाएं सब हैं, ए बी बी सी डी डी ए है ना, सब ये भुजाएं इसकी हैं। इसकी हर भुजा में, प्रत्येक भुजा में, ठीक है, कितनी भुजाएं इसकी होंगी। घन में कितने कोर होते हैं, इसको कोर कहते हैं ना। घन में कितनी कोर होती हैं, 12, ठीक है। घन में 12 कोर होती हैं, ठीक है। काउंट करेंगे आप तो 12 भुजाएं होंगी, 4 नीचे 4 ऊपर, 2 एक साइड में और 2 एक साइड में, ठीक है। तो अब ये जो है 12 भुजाएं हो गई। सभी भुजाओं में क्या जोड़ा गया है, एक संधारित्र जोड़ा गया है। जोड़ दे रहा हूं संधारित्र। सभी भुजाओं में एक एक संधारित्र जोड़ा गया है और उस संधारित्र की जो धारिता है वो कैसी है, सेम है, मतलब बराबर है। और सबकी धारिता से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें जुड़ा हुआ है 12, ठीक है ना। 12 है, सबकी धारिता सी है, सब आप सी मानेंगे, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है, सी। अच्छा, अब इसमें आप क्या करना है, इसमें देखिए एक सिरा ए है, एक सिरा जी है। तो आपसे पूछ सकता है कि ए और जी के बीच, ठीक है, जो संधारित्र सब जुड़े हुए हैं इनका तुल्य संधारित्र क्या होगा, ठीक है। या पूछ सकता है जी एच और बी के बीच या एफ और सी के बीच दो विकर्णवत जो होंगे, दो विकर्णवत बिंदुओं के बीच पूछा जाएगा कि संधारित्र की मतलब जो ज्वाइंट धारिता है, ज्वाइंट कैपेसिटी है, तुल्य धारिता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, वो कितनी होगी वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो तुल्य धारिता आपको बतानी है यहां से। अब देखिए संधारित्रों का संयोजन करना है तो दो ही तो आप जानते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है और एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, यहां पे आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा श्रेणी क्रम में है कौन सा समांतर क्रम में है, ये आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसे फिगर देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जब आप लगाएंगे तो कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझने के लिए सीधे जो फिगर दिया हुआ है वहां से आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक इक्विवेलेंट फिगर बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फिगर कहने का मतलब वही जो फिगर आपको दिया गया है उसी फिगर के जो परिपथ हैं उसको निरूपित करता हुआ एक अलग से परिपथ बनाना पड़ेगा जिसमें कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम स्पष्टता अलग हो सके। समझ रहे बात को, देखिए कैसे अभी आप समझ जाएंगे। देखिए ए आप देख रहे हैं यहां पे ए, ठीक है, सब भुजाएं बराबर हैं, ठीक। तो और सबकी जो धारिता संधारित्र लगा हुआ है, हर भुजा में जो संधारित्र लगा हुआ है सबकी धारिता भी बराबर है, ठीक है ना।
धारिता बराबर रहेगी अगर, तो आवेशों का संचय भी बराबर होगा। भाई जैसे किसी समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में तो क्रम से जुड़ा होता है मान लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 3 संधारित्र दिए जाएं और तीनों संधारित्र जो है एक बिंदु से जुड़े हों, अब आवेश आप उस एक बिंदु को दें, अर्थात बैटरी का एक सिरा उसी बिंदु से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और वह बिंदु जो है वो 3 अलग अलग संधारित्रों से जुड़ा हुआ हो, तो किस संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा ये कैसे मालूम करेंगे आप? ये संधारित्र की धारिता से क्लियर होता है, ठीक है। जिसकी धारिता ज्यादा होती है वह ज्यादा आवेशों का संग्रहण करता है, जिसकी धारिता कम होती है वो कम आवेशों को संग्रहित करता है। तो जब धारिता आपकी जो है वो बराबर है तो आवेशों का संग्रहण भी बराबर होगा। कहने का मतलब कि अगर यहां से आवेश हम 3Q आवेश, सपोज कीजिए 3Q आवेश दें, तो यहां से 3 रास्ते हैं, एक यहां जाने का B पर, एक F पर जाने का और एक D पर जाने का। तो तीनों रास्तों में AB, AD और AF के तीनों रास्तों में बराबर बराबर आवेश जाएंगे, अर्थात Q आवेश यहां जाएगा, Q आवेश यहां जाएगा और Q आवेश यहां जाएगा। अगर आपने 6Q आवेश लिया होता तो 2Q यहां जाता, 2Q यहां जाता, 2Q यहां जाता। अब जब यहां 2Q पहुंचता तो यहां 2 रास्ते थे, तो Q इधर निकल जाता, Q इधर निकल जाता। बस समझ रहे मेरी बात ना? तो कहने का मतलब ये कि संधारित्र की धारिताएं बराबर हैं, और अगर आप आवेश देंगे तो धारिताओं के अनुसार ही आवेशों का संचय भी होता है। तो आवेशों का मान भी इन संधारित्रों पर, अभी 3 की बात करिए, 1 2 3 AB, AD और AF वाले पर बराबर मात्रा में आवेश भी संचित होगा। अब आवेश बराबर मात्रा में संचित होगा, धारिताएं बराबर होंगी, तो सूत्र Q बराबर CV से वोल्टेज भी बराबर होगा। इसलिए AB के बीच का वोल्टेज, AD के बीच का वोल्टेज, AF के बीच का वोल्टेज बराबर होगा। समझ रहे बात को? जैसे A का विभव मान लीजिए 15 वोल्ट है और B का 20 वोल्ट है, तो अगर B का 20 वोल्ट होगा तो यहां भी 20 वोल्ट होगा, D का और F का भी 20 वोल्ट होगा, क्योंकि 20-15 के अंदर 5 वोल्ट विभवांतर यहां होगा, 5 ही वोल्ट यहां होगा, 5 ही वोल्ट यहां होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि B, D और F ये तीनों एक ही विभव पर होंगे, ठीक है। अब जब ये एक ही विभव पर हो गए और ये जो बिंदु हमारा A है ये अकेले विभव पर है ये पहले से, इसका मतलब कि 2 बिंदुओं के बीच ये तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो किस क्रम में माने जाएंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में 2 बिंदुओं के बीच 3 संधारित्र जुड़े होते हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, A है यहाँ पे, ठीक है, 1 हो गया संधारित्र, 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये तीनों आपके जुड़े हुए हैं। A बिंदु यहां हो गया और जो दूसरा बिंदु आपका यहाँ पे है उसी बिंदु को आप B समझ लीजिए, उसी बिंदु को D समझ लीजिए, उसी बिंदु को आप F समझ लीजिए, क्योंकि AB के बीच का विभवांतर भी वही है, AD के बीच का भी वही है, AF के बीच का वही है। तो बिंदु तीनों अलग अलग भले ही शो होते हों, लेकिन विभवांतर जो है दोनों बिंदुओं के बीच का एक ही है। तो कौन सा क्रम हो गया? 2 बिंदुओं के बीच 3 संधारित्र आपके जुड़े हुए हैं, किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो गए, ठीक है। और ऐसे ही सेम ऐसे ही G से H की बात करें, G से E की बात करें और G से C की बात करें। अंत की बात आइए, G से C, G से H और G से E। ये G हमारा है, G से H, ऐसे 3 बना देना पहले, ठीक है। ये कौन सा है? G है आपका, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा? H हो जाएगा, E हो जाएगा और C हो जाएगा, ठीक है। ये 3 बिंदु आपके हो गए, बात समझ गए ना? अब ये 3 संधारित्र इसी प्रकार से तीनों संधारित्र आपके ये भी समांतर क्रम में हो गए। अब देखिए एक बिंदु हो गया आपका, अब ये 3 बिंदु अलग अलग हैं, इसको कंफ्यूज मत करिएगा, तीनों बिंदु अलग अलग वाले इसको एक ही बिंदु मानिए, और तीनों ये अलग अलग है इनको भी एक ही मानिए। अब देखिए B और H, B और H है, B और H नहीं है, B और E, B और E के बीच में जुड़ा एक संधारित्र जोड़ दिया हमने, एक संधारित्र हो गया, ठीक है। B और C, B और C के बीच जुड़ा एक संधारित्र, B और C के बीच हमने एक मान लिया, दूसरा संधारित्र हो गया, ठीक है। उसके बाद D और H,
डी और एच के बीच में एक जुड़ा संधारित्र आपका है, इसको हमने मान लिया है, ठीक है। तो शेष जो आपके 6 संधारित्र बचे हुए हैं, 3 संधारित्र तो यहां हो गया, 3 यहां हो गया, और बचे कितने, 6 संधारित्र बचे हैं। वो 6 संधारित्र इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो कहने का मतलब ये 6 संधारित्र आपके यहां हो गए, 3 यहां हो गए, 3 यहां, कुल मिलाकर कितने हो गए, 12 संधारित्र हैं, ठीक है। ये विभिन्न बिंदुओं के बीच आप मिलाएंगे, जैसे एफ और एच के बीच ध्यान दीजिए, एफ और एच के बीच एक हो गया, एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में एक हो गया, एफ और सी के बीच में नहीं होगा, ठीक है, एफ और सी के बीच में नहीं है। तो यहां पर आप एक बिंदु को उठाएंगे तो इसके साथ में 2 संधारित्र जुड़े होंगे, 2 बिंदु, यहां दूसरा उठाएंगे इसके साथ में भी 2, तो 2 तिहाई 6 संधारित्र आपके यहां जुड़ गए, 3 यहां जुड़े हुए हैं, 3 यहां जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये संधारित्र और सबकी धारिता कितनी है, सी है। समांतर क्रम में आपको बताया गया था कल कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिताओं का जो तुल्य योग होता है, अर्थात तुल्य धारिता होती है, वहां क्या रूल होता है, C = C1 + C2 + C3, ठीक है। और ये समांतर क्रम में है, और अगर श्रेणी क्रम है तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो यहां पर सबकी धारिता CC है, तो ये समांतर क्रम में है। इसका मतलब कि एक तुल्य संधारित्र हमको मिल गया जिसकी धारिता 3C के इक्वल हो गई, ठीक है। ऐसे आगे भी एक तुल्य संधारित्र मिल गया, देखिए C ऐसे 6 बार है तो 6C मिल गया, 6C संधारित्र की धारिता हो गई, तुल्य धारिता है ये 6 संधारित्र का मिला करके है, ठीक है। अगला जो है ये तीनों संधारित्रों का मिला करके कितनी धारिता हो गई, 3C। ये आपका प्रारंभिक बिंदु A है और ये आपका अंतिम बिंदु G है, ठीक है। अब A और G के बीच में आपसे पूछा जाए कि जितने भी 12 संधारित्र जुड़े हुए हैं सबकी तुल्य धारिता बताइए, तो आपने सभी 12 को मिला करके 3 पार्ट में कंसोलिडेट कर लिया है, मिला लिया है, 3C, 6C और 3C। ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। अब ये अगर श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता आपको मिलेगी किस सूत्र से, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस फार्मूले से आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1/, इसको C डैश कर देते हैं क्योंकि C का उपयोग एक बार हो चुका है, तो 1/C डैश = हो जाएगा 1/3C हो जाएगा, प्लस 1/6C हो जाएगा, प्लस 1/3C हो जाएगा। एक बार 1/3C, एक बार 1/6C और फिर 1/3C। आप करेंगे इसको तो 1/C डैश = यहां एलसीएम लेंगे तो 6C हो जाएगा, 3C से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहां पर 1 हो जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5, तो 5/6C, ठीक है। ये 1/C डैश की वैल्यू हुई तो C डैश की वैल्यू हो जाएगी 6/5C या 6C/5, यही तुल्य धारिता हो जाएगी, ठीक है ना। ये सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता हो जाएगी और इस तरह इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो और भी न्यूमेरिकल आपको मैं बताता हूं, एक आध न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, जो प्रॉब्लम होगी उसको पूछिएगा, ठीक है। अगर फिगर वाले क्वेश्चन है तो उसमें आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कैसे आप पहचानेंगे। पहचानने के लिए 2 बिंदुओं के बीच में अगर कई संधारित्र जुड़े हुए हैं तब तो आप जान जाएंगे श्रेणी समांतर क्रम है, और अगर सभी संधारित्रों के क्रमशः प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ऐसे आगे भी हैं तो उसको आप श्रेणी क्रम मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेकिन आप लगाएंगे तभी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन भेजेंगे तो उसको मैं बताऊंगा। चलिए कोई क्वेश्चन, जैसे अब एक क्वेश्चन ये ध्यान दीजिए, फिगर बना करके आप साथ साथ लगाइएगा।
देख लीजिए इस तरह से। एक बिंदु यहां पर आपको ए दिया हुआ है, दूसरा बिंदु आपका बी लिखा ही गया है। ये है 8 माइक्रोफैरड, ये है 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 12 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ऐसे है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको लगाने में। बस थोड़ा सा एक बार दिमाग लगा समझ लीजिए कि कौन सा किस क्रम में है, बस, और इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए दिख रहा होगा आपको ना, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, ए और बी के बीच में ही तो सब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज आप ये नोट कर लीजिए कि अगर दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में कोई भी संधायत्र नहीं जुड़ा हुआ है और प्रतिरोध भी मिलेगा, चैप्टर आगे आपको प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप उन दोनों बिंदुओं को एक ही मानेंगे। एग्जाम्पल तौर पे यहां देखिए, यहां और यहां इनके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब दोनों बिंदु एक ही कंसीडर किए जाएंगे, ये दोनों बिंदु एक ही होंगे। ठीक है, कहने का मतलब एक रास्ता आपका इधर से आएगा यहां पहुंचने का, आप यहां पहुंच रहे हैं, एक रास्ता इधर से आएगा और दूसरा रास्ता इधर से होते हुए यहां पहुंचेगा। तो जो एक ही रास्ते में होंगे वो तो श्रेणी क्रम में होंगे, और जो दो रास्ते में होंगे वो समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, देखिए अब यहां से आप यहां आ रहे हैं तो किस क्रम में आ रहे हैं, श्रेणी क्रम में आ रहे हैं। ठीक है, पहले आप अगर बड़ा फिगर रहेगा तो जो पार्ट है उसके, जैसे एक खंड ये है, एक खंड ये है और ऐसे आगे भी है, तो पहले पार्ट वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद तब जो है आप देखते हैं बड़े वाले पार्ट में क्या जो है किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 6 माइक्रोफैरड है और 12 माइक्रोफैरड है। आपको सीधे बता दें वैसे निकालने के लिए, अगर दो संधारित्र, ठीक है, श्रेणी क्रम में है तो सीधे आप सूत्र लगाएंगे C डैश इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2, सीधे कर दीजिएगा, श्रेणी क्रम बता रहा हूं। ठीक है, समांतर क्रम में क्या हो तो जोड़ना सीधे है, समांतर क्रम में अगर है तो जोड़ देंगे आप C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए ऐसे ऐसे बिना आप पेन के भी लगा सकते हैं, बिना आप कॉपी के भी लगा सकते हैं। 6 और 12 किस क्रम में है, ये है आपके श्रेणी क्रम में, तो हो जाएगा 6 गुणे 12 बटे 6 धन 12, तो 12 छंग 72, 72 बटे 18 हो जाएगा, तो 72 बटे 18 कितना हो जाएगा 4 हो गया, 4 इन दोनों मिला के 4 हो गया। अब देखिए ये 4 और ये 4 किस क्रम में है, ये आपके समांतर क्रम में है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं को एक ही बिंदु मानिए, एक इधर से होते हुए यहां रास्ता आता है, एक इधर से होते हुए आता है, दो रास्ते पे हो गए ना, तो 4 ये और 4 ये प्लस सीधे होगा, समांतर क्रम में है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तो 4 का कितना हो गया 8 हो गया, 8 ना, इधर सब निकल गया आपका, ये पूरा तीनों मिलकर कितना हो गया 8। अब इसको याद रखिए, लगाने को आप लगा लीजिएगा, 8 हो गया। चलिए ये हो गया 8, अब यहां जरा आ जाइए, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, दिख रहा है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, ये 4 हो गया, और ये कितना 8, ये किस क्रम में आ रहा है श्रेणी क्रम में, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा 8 गुणे 4 बटे 8 धन 4, तो 8 चौक 32, 32 बटे 12, ये हो जाएगा आपका 4 8 32, 4 3 12, 8 बटे 3। तो इधर पूरा मिलाकर कितना हो गया 8 बटे 3, इधर पूरा मिलाकर कितना हुआ था 8, तो ये 8 बटे 3। अब एक बना लीजिए इक्विवेलेंट फिगर, देखिए ये A हो गया, इधर आपका हो गया 8 बटे 3, बस ये तीनों मिलाकर हमने एक बना दिया, 8 बटे 3 हो गया। यहां आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 1 माइक्रोफैरड, यहां आप जाएंगे जब तो ये आपका 8 माइक्रोफैरड है ही है। अब यही तब खाली बचा ना, एक यहां बचा है, ये सब मिलाकर हो गया आपका 8, और ये आपका यहां पे है, और बिंदु भी यहां पे है। आपको A और B के बीच निकालना है, ठीक है, आपको जो निकालना है तुल्य संधारिता क्या निकालना है A और B के बीच। तो देखिए एक रास्ता A से B पहुंचने का ये है, एक रास्ता ये है, तो इस रास्ते का अलग योग करेंगे, इस रास्ते का अलग योग करेंगे। देखिए इस रास्ते में A से B के इस रास्ते में ये और ये दोनों पड़ रहे हैं, तो किस क्रम में होगा ये श्रेणी क्रम में हो गए। A से B का जो ये वाला रास्ता है, मान लीजिए यहाँ पे C है, A C B वाला जो रास्ता हमारा है उसमें 1 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड है,
किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में कैसे निकालेंगे? 8 गुणे 1/8 धन 1। तुल्य धारिता कितनी हो जाती है? C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस C2। तो 8 गुणे 1/8 प्लस 1 तो हो जाएगा 8/9। इधर का निकल गया 8/9। इधर 8/3 आपका पहले से है, आप निकाल ही चुके हैं। अब क्या है? 8/9 जो ये दोनों मिला करके है और 8/3 ये किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता ही है। तो तुल्य धारिता C इक्वल टू हो जाएगी 8/3 प्लस 8/9। यहां पर 9 हो जाएगा, 3 3 9, 8 3 24, 24 प्लस यह हो जाएगा 8 64 32, 32/9 यही होना चाहिए। ठीक है, 32/9। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। बस केवल आपको ये थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कैसे हम निकालें। और अगर लंबा फिगर रहे तो आपको बता दूं कि पीछे से शुरुआत किया करिए। पीछे से आप जो है उनको आप इकट्ठा करते 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 तब आप किनारे की तरफ आएंगे। आप सवाल लगाइएगा, जो समस्या क्रिएट होगी फिर हमको अगले वीडियो में उसको हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे। ठीक।